सो हेलो एवरीवन। अभी हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का रिवीजन सीरीज लेके आए, ठीक है। इससे एक्सपेक्टेड है 3 से 4 क्वेश्चन 2026 में। तो स्टार्टिंग में हम कुछ साइंटिस्ट का बात पढ़ेंगे, देन इस चैप्टर को इजीली समझेंगे। रेस्पिरेशन प्लांट हो चुका है तो वहाँ से थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसमें ईटीएस के साथ मैच होता है, हम देखेंगे। सो नाम ही है चैप्टर का फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट एनर्जी को यूज करके, ठीक है, लाइट का एनर्जी को यूज करके यहाँ सिंथेसिस किया जाता है। क्या सिंथेसिस किया जाता है? ग्लूकोज। प्लांट हम कहते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा। तो लाइट एनर्जी को यूज करके पहले तो एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाया जाता है। मैं पूरा चैप्टर का समरी दे दे रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को ही हम कह देते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब ये लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है एटीपी एंड एनएडीपीएच, जो लाइट एनर्जी को यूज करके बना है, इसको यूज करके यहाँ सिंथेसिस होगा ग्लूकोज, और उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो पूरा चैप्टर का नाम का समरी यही है। तो फोटोसिंथेसिस हम हर फिगर के साथ देखते चलेंगे। और फोटोसिंथेसिस को हम फिजिको केमिकल प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट एनर्जी का फिजिकल सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है फिजिकल सोर्स सन, एंड केमिकल मतलब उस एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रैप किया जा रहा है और बना रहा है एटीपी, ठीक है। सो जिससे ग्रीन एंड प्लांट जो है इस लाइट एनर्जी को यूज करके सिंथेसाइज कर देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज। और यही बेसिस है लाइफ का पूरे दुनिया में। और हर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं डिपेंड करता है सनलाइट पे एनर्जी के लिए। हम प्लांट मतलब प्लांट एनर्जी के लिए डिपेंड है सनलाइट पे, हम प्लांट पे डिपेंड है, या एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, कोई डायरेक्टली प्लांट डायरेक्टली डिपेंड है, हम इनडायरेक्टली डिपेंड है सनलाइट पे एनर्जी के लिए, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट क्या है? पहला बात तो खाना का सारा सोर्स यही है, ग्लूकोज बन रहा है। दूसरा चीज, जब फोटोसिंथेसिस होता है बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन जो एटमोस्फेयर में निकल रहा है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस जब कर रहा है तभी रिलीज हो रहा है। तो सोर्स ऑफ फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो जैसे कि मैंने बोला, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी एनएडीपीएच बनाएगा, उसको यूज करके ग्लूकोज बनाने वाला है, ठीक है। रेस्पिरेशन में मैंने एनएडीएच पढ़ा था, रिड्यूस कोएंजाइम, और यहाँ रिड्यूस कोएंजाइम एनएडीपीएच पढ़ेंगे। याद रख लेना, पी से याद रख लेना, फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला है, ठीक है। और एनएडीएच जो है रेस्पिरेशन में यूज होने वाला है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा कौन? क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। फिर प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके बना देगा आपका ग्लूकोज। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो बनेगा ग्लूकोज। बनेगा कहाँ बनेगा? तो मेजोफिल सेल में बनेगा। लीफ का ये पत्ता है, पत्ते में मेजोफिल सेल में बनेगा। क्यों? क्योंकि मेजोफिल सेल का पास है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट का पास है क्लोरोफिल। ये सब ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट देखेंगे। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि मान लो लीफ के बाहर में ब्लैक पेपर लगा दिया, अब सनलाइट में एक्सपोज कर दिया इस लीफ को, इस प्लांट को। तो जिस पोर्शन में आपका ब्लैक पेपर ढक के रखा हुआ है वहां लाइट नहीं पड़ रहा। तो बाद में जब स्टार्च टेस्ट किया गया तो इस ओपन पोर्शन में देखा गया प्रेजेंट है, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, और यहाँ में टेस्ट नेगेटिव है। इससे हमको ये पता चलता है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ में ब्लैक पेपर का वजह से सनलाइट नहीं किया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्योंकि प्लांट बनाता है खाना किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, ये मैंने बता के रखा है। बट स्टोर किस फॉर्म में करेगा? स्टार्च की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में। तो सिंस यहाँ लाइट ही नहीं पड़ा ब्लैक पेपर का वजह से, तो ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च भी स्टोर नहीं हुआ। मोल्स हाफ लिप एक्सपेरिमेंट नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या होता है? कॉटन सॉक केओएच सॉल्यूशन को रख दिया जाता है और वहां में लीफ को डीप कर दिया जाता है अंदर पे, ठीक है। और ये बंद हो चुका है। अब यहाँ में क्या होता है? केओएच का टेंडेंसी है CO2 के लिए, तो यहाँ कोई भी अवेलेबल CO2 नहीं है। और बाद में इस लीफ में जब स्टार्च का टेस्ट किया गया तो जो लीफ का पोर्शन बाहर में है, जिसको सनलाइट CO2 सब मिल रहा है, वहां में ग्लूकोज बना है, स्टार्च प्रेजेंट है। और जो पोर्शन अंदर में था वहां में CO2 नहीं है, क्योंकि CO2 केओएच के साथ एब्जॉर्ब हो चुका है। तो यहाँ में CO2 नहीं है, तो यहाँ में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो यहाँ स्टार्च एब्सेंट था। तो स्टार्च टेस्ट किया गया तो जो लीफ अंदर टेस्ट ट्यूब का था वहाँ एब्सेंट था स्टार्च, और जो आउटसाइड था वहाँ स्टार्च प्रेजेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल रहा है क्या? कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सब सेटअप है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुका है, ये केओएच सॉल्यूशन वाला सेटअप जो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है, हम पढ़ सकते हैं जोसेफ प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट। प्रिस्ली ने क्या किया? 1774 में तो पहला बात ऑक्सीजन का डिस्कवर किया।
इनका एक्सपेरिमेंट था 1770 में, ठीक है, 4 साल बाद। इन्होंने क्या किया, एक बर्निंग कैंडल और माइस को रखा, तो देखा कुछ समय बाद माइस सफोकेट होकर मर गया और कैंडल भी बुझ गया। बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ में मिंट प्लांट रख दिया और कैंडल भी जला दिया, माइस रख दिया। अब कैंडल भी जल रहा है, प्लांट भी है और आपका माइस भी नहीं मरा। तो उनका कंक्लूजन ये था कि बर्निंग कैंडल की वजह से यहाँ एयर जो भी डैमेज हो रहा था उसको रिस्टोर कर दे रहा था प्लांट, क्योंकि जलने की वजह से CO2 रिलीज हो रहा है, उस CO2 को ले रहा है प्लांट और बदले में प्लांट दे दे रहा है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से माइस भी जिंदा है, कैंडल भी जल रहा है। तो ये था इनका कहानी, ठीक है। तो ये इन्होंने ये कंक्लूड किया कि बर्निंग कैंडल या ब्रीदिंग एनिमल जो भी एनिमल आपका एयर को डैमेज कर रहा था उसको प्लांट ने रिस्टोर कर दिया। तो इन्होंने बेल्जर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1770 में, और इन्होंने बताया द रोल ऑफ एयर इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ही आल्सो डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, ये रहा सेटअप ऑलरेडी बता दिया। और इन्होंने बोला व्हाटएवर द बर्निंग कैंडल एंड माइस डैमेज द एयर, उसको रिस्टोर कर दे रहा था प्लांट, प्लांट उसको रिस्टोर करता था। इसके वजह से जो भी एयर डैमेज हो रहा था उसको रिस्टोर कर देता था प्लांट। ओके, नेक्स्ट कहानी है आपका जूलियस वॉन सेक्स का। तो याद रखिएगा, सेक्स याद रखना, सेक्स का मतलब होता है थैला, एंड यहाँ में से याद रख लेगा कि यहाँ में इनका कहानी था जूलियस वॉन सेक का, कि अब अगर आप देखोगे तो STARCH, तो SAC स्टार्च में भी सेक आता है। तो इन्होंने बोला कि प्लांट बनाता है ग्लूकोज और उसको स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च सेक, जूलियस वॉन सेक याद रखना, स्टार्च का कहानी था, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ग्रीन सब्सटेंस प्लांट में लोकेटेड होता है स्पेशल बॉडी में, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी को ट्रैप करेगा वो है क्लोरोफिल पिगमेंट, बट उस समय इन्होंने उसे ग्रीन सब्सटेंस बोला। हमें पता है क्लोरोफिल कहाँ में है, मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट में है। तो उस समय इन्होंने बोला कि ये क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस लोकेटेड है स्पेशल बॉडी में, जो हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब ईयर भी याद रखना, 1854। नेक्स्ट 1843 से 1909 इनका बर्थ एंड डेथ। TW इंगलमैन, इंगलमैन का कहानी याद रखना, इन्होंने लाइट को अलग अलग एंगल में तोड़ दिया विबग्योर में, ठीक है। इन्होंने लाइट को तोड़ दिया, प्रिज्म से पास करके इन्होंने लाइट को अलग अलग एंगल में तोड़ दिया विबग्योर में। उसके बाद इन्होंने आपका क्लेडोफोरा लिया, ग्रीन एल्गी लिया, और यहाँ में एरोबिक बैक्टीरिया दे दिया, एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर इस सेटअप में। और उन्होंने देखा कि ये जब लाइट उन्होंने इल्यूमिनेट किया ग्रीन एल्गी को, तो उन्होंने देखा एरोबिक बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन सबसे ज्यादा ब्लू एंड ये देखिए रेड में ज्यादा एक्युमुलेट हो रहा है, ब्लू एंड रेड में। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है, क्यों ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ब्लू एंड रेड में एक्युमुलेट हुआ? उसका रीजन ये है कि ब्लू एंड रेड में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा रिलीज होगा? ऑक्सीजन। और ये एरोबिक बैक्टीरिया है, तो जहां जितना ज्यादा ऑक्सीजन दिखेगा वहां उतना ही ज्यादा एक्युमुलेट होगा। तो ये सारा का सारा बैक्टीरिया एक्युमुलेट हुआ ब्लू एंड रेड रीजन में, इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस इज मोर हाईएस्ट इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। तो मोस्ट ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया एक्युमुलेट हुआ कहाँ? ब्लू एंड रेड रीजन में एक्युमुलेट हुआ। तो क्यों? क्योंकि ब्लू एंड रेड ज्यादा ऑक्सीजन बना था, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वहीं हो रहा था, तभी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने किस लाइट का कौन सा रेंज में एक्शन ने दिखाया? तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम शो किया, ठीक है। एजोटोबैक्टर था, एरोबिक बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा। ये तो जूलियस वॉन सेक का कहानी था। और इंडियन हाउस, ओके। इंडियन हाउस का कहानी क्या था? तो इंडियन हाउस का सेटअप जो था सिमिलर प्रिस्ली का तरह था। उन्होंने क्या किया, एक्वाटिक प्लांट लिया और उस एक्वाटिक प्लांट को एक बार लाइट में प्लेस किया, एक बार डार्क में प्लेस किया। तो लाइट में प्लेस किया तो उनको दिखाई दिया कि ऑक्सीजन बबल बल्ब हो रहा है, जो कि डार्क में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने वही बोला कि मतलब लाइट को एक बार सेट किया, एक बार फिर डार्क में सेट किया। तो लाइट में सेट किया तो फोटोसिंथेसिस ऑकर हुआ, तो ऑक्सीजन बबल रिलीज हुआ। और डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन बबल रिलीज नहीं हुआ। तो लाइट में ऑक्सीजन बबल फॉर्म्ड हुआ अराउंड, और प्लांट जो यूज किया था हाइड्रिला, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस आपका लाइट का प्रेजेंस में हो रहा है। डार्क में कोई भी बबल दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं लाइट का इंपॉर्टेंस दिखाया फोटोसिंथेसिस में। ये पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, तो इनका रोल था। तो लाइट था तो भी फोटोसिंथेसिस होकर ऑक्सीजन बबल दिखाई दिया, ठीक है। ओके, तो ये था आपका इंडियन हाउस का कहानी। ये सेटअप ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्नेलियस वॉन नील। नील से याद रख लेना उजाला, उजाला को हम डालते हैं पानी में, ठीक है, ऐसा याद रख लेना। तो इसका कहीं ना कहीं कहानी इस एक्सपेरिमेंट का वाटर के साथ ऐसा रिलेटेड होगा, उसे ध्यान रखना। तो ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ये ईयर भी आप याद रख लेना। और ये काम किए थे ग्रीन एंड पर्पल सर्फल बैक्टीरिया के ऊपर।
देखो नॉर्मली हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए बात कर रहा हूँ, तो हम क्या बोलते हैं CO2 प्लस H2O, तब जाके बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये कार्बन जो है ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना लिया, ठीक है, और उस केस में हाइड्रोजन डोनर H2O से इसमें हाइड्रोजन आया, और ये हाइड्रोजन H2O खुद ऑक्सीडाइज होकर बना दिया आपका ऑक्सीजन। तो ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में नॉर्मली प्लांट क्या यूज करता है, वाटर, बट इन ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये लोग इंस्टेड ऑफ वाटर ये लोग यूज करते हैं H2S। तो इनके केस में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड H2S के साथ रिएक्ट करके आपका बनाता है C6H12O6 प्लस सल्फर, इसलिए इनका नाम है सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि सल्फर रिलीज करते हैं ऑक्सीजन नहीं, इसलिए हम इन्हें एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ग्लूकोज बना रहा है फोटोसिंथेटिक, बट ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर रहा है, सल्फर इवॉल्व कर रहा है, तो इसलिए एन ऑक्सीजनिक कहते हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ये CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, ओके, वे टू ऑक्सीजन, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, बट इन ग्लूकोज द हाइड्रोजन इज मोर। तो कहने का मतलब यही है, ये तो यही बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज के फॉर्म में, ये रिड्यूस फॉर्म में होकर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन आया कहाँ से, तो H2A दे के रखा है, और H2A से आया हाइड्रोजन जिसमें A खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये H2A के जगह में अगर O हुआ तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। अगर H2O के जगह H2A के जगह में A2S हुआ तो क्या रिलीज होगा, सल्फर। तो सल्फर रिलीज होता है ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, एंड वाटर कौन यूज करता है, हाइड्रोजन डोनर, तो वो यूज करता है ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट में H2O से ही ऑक्सीजन आ रहा है, ये प्रूव किया गया था बाद में रेडियोआइसोटोप टेक्निक से, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रहा है, CO2 से नहीं आ रहा है, ये रेडियोआइसोटोप टेक्निक से बाद में प्रूव किया गया, ठीक है, यही कहानी है इसमें। तो ये आपका ऑक्सीजन का रेस्पेक्ट में ग्रीन प्लांट को समझा रहा है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक, और ये ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में समझा रहा है, ओके। तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया इसका कहानी। नेक्स्ट हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस कहाँ में होगा, लीफ में होगा। लीफ का काम में होगा, सेल में होगा, कौन सा सेल, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल का काम है क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्यों क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास है क्लोरोफिल पिगमेंट। कहाँ में है देखते हैं, चलिए। तो मैं पूरा कंसेप्ट एक दे देता हूँ आपको, ओके। तो यही चीज है, कहाँ में होगा, तो ग्रीन प्लांट में होगा, लीफ में होगा, यंग स्टेम में भी हो सकता है। ग्रीन लीफ के पास होता है मेसोफिल सेल, जिसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। कहाँ में लोकेटेड, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन स्ट्रोमा लेमिनी में लोकेटेड है। तो ये रहा फिगर है ये एनसीईआरटी का क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ओके। मैं यहाँ से बेटर दिखा देता हूँ आपको एनसीईआरटी का फिगर, ये रहा। सो दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, जिसमें दो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। फिर उनके बीच में आपका इससे लाइक स्ट्रक्चर इंडिविजुअल रहता है, इसे हम कहते हैं आपका थाइलाकोइड। और जब थाइलाकोइड बहुत सारा एक साथ मिल जाएगा तो इसे हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हो, ग्रेनम। ये देखो, इसे हम कहते हैं ग्रेनम। और ग्रेनम जुड़े हुए हैं थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली, क्योंकि इसका मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा से गुजर रहे थे स्ट्रोमा लेमिली। ये राइस्ट्रोमा, ये राइबोसोम दिखा रहा है, ये स्टार्च ग्रेन्यूल दिखा रहा है, बन के ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है, और यह है लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का लेबलिंग वो ध्यान रखेगा। अभी मैं बताता हूँ फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा। तो देखिए, जब लाइट प्लांट का लीफ में गिरेगा तो लीफ के गिरने के बाद आएगा आपका क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में भी जब आएगा तो ये ग्रेना के पास, थाइलाकोइड के पास होता है पिगमेंट्स। यहाँ में स्ट्रोमा लेमिली में है पिगमेंट्स। तो लाइट एनर्जी को पिगमेंट्स यहाँ में जो है वो लोग ट्रैप करेगा, और वो लोग बनाएगा एटीपी एंड एनएडीपीएच। लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगा, और इसको यूज करके स्ट्रोमा में बनेगा ग्लूकोज। उसे हम कह देते हैं डार्क रिएक्शन, जो कि चैप्टर का स्टार्टिंग में भी दिखाया। तो हो सकता है ऐसा भी आपको उतना क्लियर ना हो, सिंस कॉपी से अच्छे से आपका क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं कॉपी दिखाता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी का ही फिगर था, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये रहा, जो मैं पढ़ाता हूँ कि लाइट आया तो ये रहा पिगमेंट आपका थाइलाकोइड में है, स्ट्रोमा लेमिनी में। तो देखिए लाइट आया, वहां से बनेगा एटीपी एनएडीपीएच, एटीपी बना, और उसको यूज करके ग्लूकोज बनेगा स्ट्रोमा में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है। सबसे पहले लाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्या बनेगा, एटीपी एनएडीपीएच, उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन।
फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। कहाँ कहाँ हो रहा है तो आपको पता चल रहा है, थैलाकोइड में हो रहा है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, निस्ट्रोमा लेमनी में हो रहा है, और ये प्रोसेस डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड है। और एटीपी और एनएडीपीएच बनने का दो तरीका है, एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या है थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। नॉन साइक्लिक और है साइक्लिक, ये दो तरीका एटीपी एनएडीपीएच बनाने का। और दूसरा है, इसमें से एनएडीपीएच एक ही में बनेगा, देखेंगे हम, डोंट वरी, एटीपी दोनों से ही बनेगा। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब इसको यूज करके देखो ग्लूकोज सिंथेसिस किया जा रहा है, और ये ओकर होगा स्ट्रोमा में, और ये लाइट पे डिपेंड नहीं होता। अब डार्क रिएक्शन का मतलब ये मत समझ लेना डार्क पे होता है, इसलिए इस वर्ड को किताब में मिसनोमर कहा गया है, ठीक है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये डार्क पे नहीं होता, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एटीपी एंड एनएडीपीएच, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ग्लूकोज बन सकता है C3 प्लांट में, C4 प्लांट में। चाहे C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, याद रखना ग्लूकोज बनाने का एक ही यूनिवर्सल साइकिल है, यूनिवर्सल पाथवे एक ही है ग्लूकोज बनाने का, और उस पाथवे को हम कहते हैं C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। उसे हम कहते हैं C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। यूनिवर्सल ग्लूकोज इसके बिना हो ही नहीं सकता। तो दुनिया का कोई भी प्लांट हो, अगर उसको ग्लूकोज बनाना है तो C3 साइकिल के थ्रू से ही बनाना पड़ेगा, कोई भी प्लांट। अब वो C3 प्लांट हो सकता है या फिर आपका C4 प्लांट हो सकता है, कोई भी प्लांट हो, बनाने का रास्ता एक ही है, दैट इज C3 साइकिल। देखेंगे इसको भी, अब इसी को हम देखेंगे। तो इस पूरा चैप्टर में हम सबसे पहले लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक क्या है, साइक्लिक क्या है। उसके बाद हम डार्क रिएक्शन को पढ़ेंगे, C3 प्लांट में C3 साइकिल चलेगा और ग्लूकोज बनेगा, और C4 प्लांट में C4 साइकिल चलेगा और ग्लूकोज बनाने के लिए C3 दोनों चलेगा। इसी को पूरा चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा व्हाट इज फोटो सिस्टम। पहले तो देखेंगे हम क्या क्या पिगमेंट्स चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। व्हाट आर द पिगमेंट्स, हम जो बोल रहे हैं पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्या क्या पिगमेंट है उसको देखते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई भी प्लांट का अगर आपको पिगमेंट्स पता करना है, तो सबसे पहले उस प्लांट का पार्ट को लीजिए, जैसे मान लीजिए लीफ, उसको मैंने ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया पेपर में, ठीक है। और इसको हम डाल के रख देते हैं मोबाइल सॉल्वेंट में, मोबाइल सॉल्वेंट में, ताकि ये पिगमेंट जो भी है इस पेस्ट में वो उसको मूव करते रहेगा, ये एब्जॉर्ब करके उस पिगमेंट को सेपरेट कर देगा मतलब। तो इस टेक्निक को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ये जब पेपर क्रोमेटोग्राफी का मदद से जब सेपरेट हो जाएगा, तो आपको इस प्रकार से अलग अलग कलर दिखने लग जाएगा। तो कोई दिखाई देगा आपको ग्रीन, कोई येलो ग्रीन, ऐसा करके कलर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी आपको क्या क्या कलर दिखाएगा, तो क्लोरोफिल ए है तो ब्राइट से ब्लू ग्रीन दिखाएगा, क्लोरोफिल बी है तो येलो ग्रीन दिखाएगा, जेंथोफिल है तो येलो, एंड कैरोटीनेट है तो येलो टू येलो ऑरेंज। तो याद रखना ना, ए बी एक्स सी। तो ए ब्लू ग्रीन, ठीक है। अब ब्लू को हटाओ, येलो ग्रीन, ग्रीन को हटाओ, येलो, एंड येलो टू कैरोट ऑरेंज की तरह होता है तो येलो ऑरेंज, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। सो दिस आर द पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन योर फोटोसिंथेसिस। अब इन पिगमेंट का अरेंजमेंट को ही हम कह देते हैं फोटोसिस्टम, जिसमें जो चीफ पिगमेंट होता है वो है क्लोरोफिल ए। चीफ पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल ए, और जो बाकी एसेसरी पिगमेंट होता है, ये मान लीजिए क्लोरोफिल ए है, एक सेकंड रुकिए, ये मान लीजिए क्लोरोफिल ए है, सपोज मैं रफली दिखाता रहा हूँ जस्ट आइडिया के लिए, रिवीजन है तो जल्दी दिखा दे रहा हूँ बस। और मान लीजिए ये एसेसरी पिगमेंट इसके बगल में है, जितना भी है बाकी पिगमेंट, इट इज क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनोइड, ये सब बगल में है, ये रहा। तो इनमें आउट ऑफ दिस पिगमेंट, इट इज ए बी एक्स सी, जेंथोफिल, कैरोटीनोइड, जो रिएक्शन सेंटर हेड है वो है क्लोरोफिल ए, और बाकी पिगमेंट सराउंडिंग रहेगा इसका। तो बाकी पिगमेंट का काम क्या है, एंड टुगेदर इसी को क्लोरोफिल ए, जो हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर बनाएगा, प्लस ये जो बाकी जो पिगमेंट है जो प्रोटीन के साथ बाइंड है, उसे हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट, उसे हम कहेंगे एसेसरी पिगमेंट। इनका काम क्या होता है एसेसरी पिगमेंट का, कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, और फाइनली इस एनर्जी को क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाएंगे। लाइट एनर्जी को अलग अलग वेवलेंथ का लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी जो है क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर करेंगे। तो हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट जो है प्रोटीन के साथ बाउंड होके है, ठीक है। या फिर इसे हम, ये एसेसरी पिगमेंट को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहा है।
या फिर इसे हम एंटेना भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एंटेना। जैसे एंटेना सिग्नल को टानता है तो ये लाइट एनर्जी को टान के क्लोरोफिल को देता है, एंड क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर बना रहा है। और इन दोनों को ही मिला के टुगेदर हम कहते हैं फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम में क्या है? बस क्लोरोफिल ए है? नहीं, क्लोरोफिल ए प्लस एसेसरी पिगमेंट बाउंड विद प्रोटीन। काम क्या है एसेसरी पिगमेंट का? तो अलग अलग लाइट का एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे देना एनर्जी, एंड क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बताना। मान लो हाई एनर्जी का वेवलेंथ ऑफ लाइट आ गया डायरेक्टली क्लोरोफिल ए का, तो डैमेज कर सकता है, तो इसलिए वो लोग एब्जॉर्ब कर करके यहाँ पहुंचाएंगे, तो क्लोरोफिल ए को बचाता है डैमेज होने से, फोटो ऑक्सीडेशन से। ठीक है, एंड इसी को टुगेदर हम कहते हैं फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम दो प्रकार का है, एक है आपका फोटो सिस्टम 1 एंड एक है फोटो सिस्टम 2। और ये नाम जो है फोटो सिस्टम का जो टाइप है, ये बेस्ड ऑन डिस्कवरी, कि सबसे पहले डिस्कवर्ड ये वाला हुआ था तो इसका नाम है फोटो सिस्टम 1, और बाद में ये डिस्कवर्ड हुआ था पीएस, तो इसका नाम है फोटो सिस्टम 2। बट काम वाइज देखे तो पहले ये आता है, तो इसलिए फोटो सिस्टम दो प्रकार का है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। किसके बेस में? तो बेस्ड ऑन डिस्कवरी, काम के हिसाब से नहीं। और PS1 जो है वो मैक्सिमम आपका एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर का लाइट, और ये एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर का लाइट, तो इसलिए इसे P680 भी कहते हैं, इसे P700 भी कहते हैं। तो इसका जितना भी सारा कंसेप्ट है एक ही साथ मैंने कंबाइन करके यही एक्सप्लेन कर दिया, इसी को अभी देखेंगे, डोंट वरी। तो क्या क्या पिगमेंट मिला? ये सब पिगमेंट मिला, ABXC कलर देख लिया हमने। तो चीफ पिगमेंट जो है वो है कौन है आपका? क्लोरोफिल ए, जो रिएक्शन सेंटर बनाता है। बाकी लोग क्या है? एसेसरी पिगमेंट है। काम क्या है बाकी इनका? तो इनका काम है कि एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए, एंड क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, शील्डिंग इफेक्ट करेगा, शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसे हम सोलराइजेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब देख लिया। ओके, नाउ ये कुछ एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है। एक्शन मतलब कि लाइट एनर्जी कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सा रीजन में फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है। एब्जॉर्प्शन मतलब कौन सा पिगमेंट कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम देखना है। तो एनसीईआरटी का फिगर आप याद रखिएगा। तो लेबलिंग के लिए से याद रखिएगा, पहले वाला क्लोरोफिल ए है, नेक्स्ट वाला आपका क्लोरोफिल बी है, एंड थर्ड वाला आपका सी मतलब कैरोटीनॉइड। तो A B and C ऐसे याद रखिएगा। और ये आपका देख रखा है विवग्योर, दैट इज 400 से 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ इसमें से आप देखिएगा तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन यहाँ ज्यादा है और क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन यहाँ ज्यादा है। ये एक्शन स्पेक्ट्रम है कि कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस ज्यादा कहाँ हो रहा है। तो आप देखोगे जहां क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहीं फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, इधर में एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम है और यहाँ ज्यादा है, तो फिर फोटोसिंथेसिस जहां में क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहीं ज्यादा होकर रखा हुआ है। तो अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्शन स्पेक्ट्रम, दोनों को जब सुपर इम्पोज कर दिया तो देखा गया क्लोरोफिल ए के साथ मैच करके कि क्लोरोफिल ए का जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वहीं ज्यादा था। फिर यहाँ क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है रेड लाइट के पास विवग्योर में, तो वहां में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल ए ही चीफ पिगमेंट है। ठीक है, ओके, सो ये लेबलिंग आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल। अरेंजमेंट कैसा है थोड़ा उसको अभी हम देखेंगे। तो अगर मान लो हाईलाइट इंटेंसिटी है तो क्लोरोफिल पिगमेंट डैमेज ना हो जाए तो लाइट के हिसाब से वो पैरेलली अरेंज रहते हैं वॉल्स की तरफ में। ठीक है, और मॉडरेट लाइट है इंटेंसिटी तो रेंडमली अरेंज रहेंगे। लो लाइट इंटेंसिटी है तो मैक्सिमम लाइट को लेने के लिए लाइट के हिसाब से जो मेसोफिल सेल है, क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल के अंदर में, वो उसके हिसाब से परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाता है। ये याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट का मेसोफिल सेल में अरेंजमेंट कैसा है बेस्ड ऑन डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज। ये एक्शन स्पेक्ट्रम मैंने बताया कि ग्राफ बताएगा कि कौन सा पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्शन स्पेक्ट्रम बताएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, फिर फोटो सिस्टम मैंने बताया, फोटो सिस्टम क्या है? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये वाला रिएक्शन सेंटर एंड ऑल दिस। तो दो टाइप का है, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। क्यों? बेस्ड ऑन डिस्कवरी, बट बेस्ड ऑन फंक्शन पहले कौन आएगा? PS2, ध्यान रखिएगा, ये भी ऑलरेडी देख लिया हमने। तो अभी हम देखेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब दो तरीके से होगा, एक है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरा है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो उसके मदद से कैसे एटीपी बनेगा देखेंगे। और अभी थोड़ा देर पहले देखा था कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है पिगमेंट। पिगमेंट कहाँ में है?
थाइलाकोइड में है एंड स्ट्रोमा लेमिली में है, ठीक है। तो अगर ये मान लो थाइलाकोइड है, तो थाइलाकोइड में जो बेसिकली आपका ये जो बीच में चेप रहता है ना आपस में नीचे की तरफ, तो चेप्टा की तरह, इसे हम एप्रेस्ड पार्ट कहते हैं। ये PYQ है और ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट है। तो PS1 ही तो है। देखो व्हाट इज PS1? क्लोरोफिल ए, एसेसरी पिगमेंट, जिसका एब्जॉर्प्शन है 700 नैनोमीटर। तो यही तो PS1 एंड PS2 ही तो पिगमेंट है, पिगमेंट्स का अरेंजमेंट है। तो PS1 याद रख लेना, ज्यादातर नॉन एप्रेस्ड पार्ट में रहता है एंड एप्रेस्ड पार्ट में PS2 रहता है। PYQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। और ये सब तो ऑलरेडी बता दिया, ग्रेनास्टोमन एंड दिस, क्लोरोप्लास्ट का पास क्लोरोफिल है एंड ये सब है, ओके ना। पूरा कंसेप्ट क्या होने वाला है देखो। सबसे पहले क्या होगा, ये मान लो आपका थाइलाकोइड है, तो थाइलाकोइड में क्या होगा, PS2 पहले रहेगा एंड देन PS1। तो लाइट एनर्जी आएगा दोनों के पास, PS2 के पास भी आएगा एंड आपका PS1 के पास भी आएगा। लाइट एनर्जी PS2 के पास भी आएगा, PS1 के पास भी आएगा। लाइट एनर्जी आए तो PS1 अपना इलेक्ट्रॉन, PS2 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी रिलीज करेगा, इसको भी एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये जो PS2 का इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर रिलीज हुआ, वो पहुंच जाएगा थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से PS1 के पास। क्यों? क्योंकि PS1 का इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो चुका है। तो PS1 का पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो PS2 ने भरपाई कर दिया। तो इसका खुद का भी इश्यू होने वाला है, PS2 का पास खुद का इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, PS2 के पास एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वो क्या कर देता है, वाटर को तोड़ देता है, और वाटर को तोड़ेगा तो क्या रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एंड क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया और ये जो वाटर का इलेक्ट्रॉन आया ये PS2 को कंपनसेट कर देगा, ठीक है। हो सकता है रिवीजन में अभी आपका और बढ़िया से ना घुसा हो, मैं एक बार फिर आगे बताता हूँ तो और ये क्लियर होगा। देखो, सो बिफोर स्टार्टिंग द नॉन साइक्लिक पाथवे लाइट रिएक्शन, कुछ कुछ का नाम जान लो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। जैसे PE क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। PQ क्या है, प्लास्टोक्विनोन, जैसे वहाँ यूबिक्विनोन था रेस्पिरेशन में, यहाँ प्लास्टोक्विनोन। साइटोक्रोम B6 है, PC है प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। FD है फेरोडॉक्सिन, FNR है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस एंजाइम। OEC है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, लोकेशन कहाँ है देख रखा है, फिगर के साथ आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए नॉन साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में क्या होता है आपका कि अरेंजमेंट, जैसे मैंने अभी बोला था, ये अरेंजमेंट पहले PS2 है एंड देन PS1 है। तेरा देखिए PS2 है, अच्छे से देखिए, ये है PS1। तो लाइट जब आएगा दोनों के पास आएगा, इसका एब्जॉर्प्शन है 680, इसका एब्जॉर्प्शन है 700 पे। तो लाइट आया तो क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर रिलीज हो गया, तो PS2 का इलेक्ट्रॉन चला गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, PS1 का इलेक्ट्रॉन भी दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन चला गया। PS2 का इलेक्ट्रॉन जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का पास गया, वो पहुंच जाएगा आपका PS1 के पास थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर। वो कौन कौन है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन। यानी इस दौरान ATP बनेगा। कैसे बनेगा मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। और PS1 का जो इलेक्ट्रॉन का कमी था, जो ये गया था, वो यहाँ से भरपाई हो गया। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहां चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, फेरोडॉक्सिन के पास। फिर FNR उसको लेके, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस एंजाइम उस इलेक्ट्रॉन को लेके NADP+ को रिड्यूस कर देगा टू NADPH। तो NADP+ रिड्यूस हो गया NADPH में, इसका इलेक्ट्रॉन का कमी था, PS2 से भरपाई हो गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, वो कहां से फुलफिल होगा, तो वो फुलफिल होगा वाटर का ब्रेकडाउन से, क्योंकि वाटर को ब्रेकडाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड है, और वाटर को तोड़ने के लिए दो एलिमेंट चाहिए होगा, मैंगनीज एंड क्लोराइड, रखना मन कल। तो वाटर टूटा, इलेक्ट्रॉन H+ एंड ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, और यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान। हमने वहां पढ़ा भी था नेल का कहानी के पास कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रहा है, H2O से आ रहा है, तो यही वो वाटर से आ रहा है यहाँ। और ये इलेक्ट्रॉन जाके PS2 को कंपनसेट कर दिया, इसी को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो समरी क्या है नॉन साइक्लिक में, और देखो ATP भी बन गया, NADPH भी बन गया। कैसे ये ATP बना डिटेल में तो हम देखेंगे, डोंट वरी। तो नॉन साइक्लिक में दोनों बन गया। नॉन साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन PS2 का घर से निकल के गया वो वापस आया ही नहीं, इसको कंपनसेट कर दिया। और इसके इलेक्ट्रॉन को कौन कंपनसेट किया, वाटर का ब्रेकडाउन, तो इसलिए नॉन साइक्लिक कहते हैं इसे हम। अब देखो क्लोरोफिल ए का पास जब लाइट आया तो इलेक्ट्रॉन चला गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, उसका बाद इलेक्ट्रॉन चला गया प्लास्टोक्विनोन के पास, इसका पास हायर रेडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसका पास और ज्यादा है, इसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। तो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम अपहिल कहते हैं, इसे डाउनहिल कहते हैं, फिर इसे अपहिल कहते हैं। तो
इसके बेस्ड में अगर हम शेप देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का बेस्ड में अप हिल डाउन हिल एंड अप हिल, तो जेड दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसे जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड स्कीम। और ये कहाँ में होता है? थैलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है। तो नॉन साइक्लिक का समरी क्या है? PS2 PS1 दोनों इन्वॉल्व है, ATP NADPH दोनों बन रहा है, PS1 का इलेक्ट्रॉन PS2 कंपेंसेट कर रहा है एंड PS2 का इलेक्ट्रॉन वाटर का ब्रेकडाउन से आ रहा है। और समरी, तो ATP भी बन गया, NADPH भी बन गया, कहां से? लाइट एनर्जी को यूज करके। ATP तो एक्चुअली कैसे बना हम देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का फिगर है, थोड़ा देख लो। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर भी टूटेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा, NADP NADPH भी बनेगा। नॉन साइक्लिक का बात कर रहे हैं, तो ये नॉन साइक्लिक का आपका जेड स्कीम का फिगर है। लाइट है, इलेक्ट्रॉन का ETS, इसे हम ETS कहते हैं, और उसे याद रखने के लिए PC याद रखना, प्लास्टोसिनियन साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, ये वाला। फिर इसका इलेक्ट्रॉन तो गया ही था, और फाइनली इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा NADP प्लस लेके NADPH बना लेगा थ्रू FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो एनसीईआरटी का फिगर सब है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो वाटर का ब्रेकडाउन से आएगा। तो यही सब वो कहानी है, ऑलरेडी आपने देख चुका है, बता दिया मैंने। नॉन साइक्लिक, ठीक है। अब साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पहला बात तो स्ट्रोमा लेमली में होता है, थाइलेकोइड में नहीं होगा, स्ट्रोमा लेमली में होता है। और स्ट्रोमा लेमली में नॉन साइक्लिक नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि स्ट्रोमा लेमली के पास PS2 नहीं रहता। नॉन साइक्लिक के लिए PS2 भी चाहिए, PS1 भी चाहिए, बट स्ट्रोमा लेमली के पास बस PS1 है, PS2 नहीं है, इसलिए नॉन साइक्लिक नहीं होता। और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है स्ट्रोमा लेमली के पास, तो यहाँ में सिर्फ PS1 ही इन्वॉल्व है साइक्लिक में, और इसलिए ये स्ट्रोमा लेमली में होता है। ठीक है, तो अब साइक्लिक भी देख लेते हैं। तो साइक्लिक में क्या होता है? स्ट्रोमा लेमली में होगा, क्योंकि उसके पास PS2 NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, सिर्फ PS1 प्रेजेंट है स्ट्रोमा लेमली में। तो लाइट आएगा 700 नैनोमीटर का, एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर वो चला जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, फिर चला जाएगा साइटोक्रोम B6F PC एंड देन वापस PS1। तो जो इलेक्ट्रॉन घर से निकल के गया वापस घर में ही आ गया, इसलिए इसे साइक्लिक कहते हैं। और यहाँ में ATP बना, NADPH नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। तो इसका समरी में क्या है? सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, सिर्फ ATP बन रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं हो रहा साइक्लिक में। अब जब नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बन ही रहा है, जो कि ग्लूकोज के लिए चाहिए, तो साइक्लिक क्यों चल रहा है प्लांट में जिसमें सिर्फ ATP बन रहा है? तो उसका रीजन बाद में आपको पता चलेगा, पर मैं अभी बता देता हूँ। ग्लूकोज बनाने के लिए ना ATP ज्यादा चाहिए होता है, NADPH थोड़ा कम चाहिए होता है। और नॉन साइक्लिक में ATP NADPH दोनों बन रहा है, ज्यादा कौन चाहिए? ATP, तो इसलिए साइक्लिक एडिशनल ATP तो बना के दे रहा है, इसलिए साइक्लिक चल रहा है। ऐसा प्रोबेबल रीजन साइंटिस्ट मानते हैं। ठीक है, वरना आपका दिमाग में सवाल जरूर आता है कि नॉन साइक्लिक है तो साइक्लिक क्यों चाहिए जिसमें सिर्फ ATP बन रहा है? तो ग्लूकोज सिंथेसिस में ATP का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होता है देन NADPH, तो वो ज्यादा रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एकदम बढ़िया से। तो ये सब समरी तो हमने देख ही लिया। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है आपका साइक्लिक का। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस मतलब ATP का बनना। ठीक है, अच्छा, इसी में लोकेशन आपको मिल जाएगा, ओके डोंट वरी। तो ATP का बनना क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, उसी को हम कहते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में बनना सेम है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP बनने के लिए 4 चीज चाहिए था, मेम्ब्रेन, पंप, और आपका ग्रेडियंट एंड तोड़ने के लिए कोई। यहाँ में भी मेम्ब्रेन, आपको ऐसा सा रिलेट करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन कौन था? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ में कौन है? थैलेकोइड मेम्ब्रेन। वहां में प्रोटॉन पंप कौन था? 1, 3 एंड 4। यहाँ में प्रोटॉन पंप है PQ। ठीक है, फिर वहां में ग्रेडियंट किसके बीच में बना था? आप थोड़ा याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया में बिटवीन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स। यहाँ में बनेगा ये थाइलेकोइड, थाइलेकोइड का ल्यूमेन एंड बाहर में कौन है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के बीच में बनेगा। सो बिटवीन थाइलेकोइड, ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा। वहां में भी ATP सिंथेस था, F0 F1 यहाँ में भी है, बट क्लोरोप्लास्ट के साथ कंफ्यूज ना हो माइटोकॉन्ड्रिया तो C वर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ में भी ATP सिंथेस है, CF0 CF1। CF0 कहाँ रहेगा? मेम्ब्रेन में रहेगा और चैनल बनाएगा। इस प्रकार से मेम्ब्रेन में रह के चैनल बनाएगा, और F1 बाहर की तरफ रहेगा, स्टोमा की तरफ, देखेंगे हम। ठीक है, तो CF0 इंटीग्रल प्रोटीन है, कहाँ में लोकेटेड है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। क्या बनाएगा? चैनल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। और कहां से कहां डिफ्यूजन करेगा वो थोड़ी देर में समझ में आएंगे, रुको।
ओके, तो ये देखो, ये है आपका थाइलेकोइड, ठीक है। तो थाइलेकोइड में जैसे मैंने बोला PS2 है, PS1 है, आपको ऑलरेडी पता है लाइट आया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम B6 है, प्लास्टोसाइनिन, और फिर PS2 के पास गया प्राइमरी इलेक्ट्रोन FD FNR, एंड उसने इलेक्ट्रॉन NH प्लस को यूज करके NADP प्लस को NADPH बना दिया। तो ये जब नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल रहा था ना, और जब ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन के पास जा रहा था, तो वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यूज करके इसने 2H प्लस को पंप कर दिया ल्यूमेन में, ये थाइलेकोइड का ल्यूमेन में पंप कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। दूसरा रीजन, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड ल्यूमेन की तरफ लोकेटेड है, लोकेशन इसी से याद रख लो, इसी डायग्राम से ल्यूमेन की तरफ लोकेटेड है। तो वाटर जब टूटा तो इलेक्ट्रॉन H प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व किया, ऑक्सीजन बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको कंपनसेट कर दिया, ये H प्लस तो यहीं रह गया, जिसकी वजह से भी H प्लस बढ़ा। तीसरा कारण है H प्लस बढ़ने का कि अंदर में ऑलरेडी ज्यादा है, बाहर में कम है। NADP प्लस H प्लस स्ट्रोमा से ले रहा है, ये तो स्ट्रोमा है, जिसकी वजह से वो NADP प्लस को NADPH बना दिया, जिसकी वजह से यहाँ में H प्लस और कम हो गया। तो ये 3 कारण है क्लोरोप्लास्ट में ग्रेडियंट बनने का। तो फिर से बता रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रहे तो प्लास्टोक्विनोन ने लिया, प्लास्टोक्विनोल बना और इस H प्लस को ल्यूमेन में फेंक दिया, इसे हम क्विनोल साइकिल भी कह देते हैं, ठीक है। दूसरा है वाटर टूटने के वजह से यहाँ H प्लस बढ़ा। तीसरा, बाहर में ऑलरेडी कम है, NADP प्लस लेके और कमती कर दिया, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो गया, मतलब बेसिक पीएच, अंदर में H प्लस बहुत बढ़ गया, मतलब एसिडिक पीएच हो गया ल्यूमेन में, जिसकी वजह से ग्रेडियंट बना, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कहाँ बना? ल्यूमेन में बना, जिसकी वजह से प्रोटोन मोटिव लीड करता है एक फोर्स को, हम कहते हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स, जिसकी वजह से अब क्या होगा, H प्लस पार होगा कहाँ से? ल्यूमेन से आपका स्ट्रोमा में पास होगा। तो चैनल पास करने के लिए कौन बनाएगा? CF0, और जब वो CF1 से गुजरेगा तो उसका कैटालिटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगा रोल, एंड इट विल रोटेट, एंड दैट फ्री एनर्जी जनरेटेड इज यूज्ड टू फॉर्म ATP। सेम कंसेप्ट, बट यहाँ चीजें थोड़ा अलग है, लोकेशन एंड चीजें अलग है, बाकी कंसेप्ट जो है एकदम सेम ही है। तो अब यहां से समझ में आएगा। तो ग्रेडियंट बनने का 3 रीजन, PQ ने पंप किया H प्लस को कहां से? स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। दूसरा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ल्यूमेन में हो रहा है तो H प्लस बढ़ रहा है। तीसरा, इन स्ट्रोमा FNR यूज कर रहे हैं H प्लस को, H प्लस स्ट्रोमा का लेके रिड्यूस कर रहा है NADP प्लस को टू NADPH, जिसकी वजह से वहां में और H प्लस कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 कारण। और CF1 क्या होगा? CF0 मेम्ब्रेन में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में लोकेटेड है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन बनाएगा, ताकि H प्लस पार हो फ्रॉम ल्यूमेन, ल्यूमेन से कहां पास होगा? स्ट्रोमा में, लीडिंग टू ग्रेडियंट ब्रेकडाउन। ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होने का वजह से CF0 CF1 जो पेरिफेरल प्रोटीन है, कहां में लोकेटेड है? स्ट्रोमा की तरफ, स्ट्रोमा के साइड में ग्रेडियंट टूटेगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, जिसकी वजह से उसका कैटालिटिक एक्टिविटी रोल एक्टिवेट हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू ATP सिंथेसिस। तो ये चीज को समझ गए, और यही डायग्राम जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा था, इस चीज को समझ गए जो चीज है, तो आप समझ, मतलब डेथ केमियोस्मोसिस इज क्लियर। सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, बस चीजें बदल रहा है। वहां में इंटरमेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स था, यहाँ में ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा है, बस वही। और किताब में बोल कर रखा है PQ इज नॉट इन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट हाइड्रोजन कैरियर, क्योंकि ये H प्लस को लेके प्लास्टोक्विनोल बन रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी तो है, बट किताब में ये लाइन लिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, सो ऑल दिस है, देखो ये एनसीईआरटी का फिगर है। प्लास्टोसाइनिन कहाँ में है? इनर की तरफ में है। FNR कहाँ में है? आउटर की तरफ में, स्ट्रोमा की तरफ में। तो ये सब आप थोड़ा लोकेशन देख लीजिएगा, जो मैंने ऑलरेडी दिखा के रखा हुआ है। और ये रहा, दिखा के ही रखा था, कल भी मैंने फिगर दिखाया था कि चैनल बनाएगा और ये जब रोटेट करेगा तो एनर्जी जनरेट होगा, उसी को ट्रिप करके ATP बन रहा है, ठीक है। सो लाइट रिएक्शन इसके लिए साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड केमियोस्मोटिक क्लियर। अब इस लाइट एनर्जी ATP एंड NADPH को यूज करके ग्लूकोज बनने वाला है, डार्क रिएक्शन, तो इसे हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बनने वाला है, अब सिंथेसिस होने वाला है। किसको यूज करेगा? ATP एंड NADPH को। तो यूनिवर्सल पाथवे मैंने बोला ये C3 पाथवे है, C3 साइकिल है, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन जो है, ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP NADPH पे डिपेंड करेगा। पहले बात तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? ATP NADPH एंड ऑक्सीजन। डार्क रिएक्शन यूज करेगा ATP NADPH को, ताकि ग्लूकोज बने, ठीक है। ये फेज डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता लाइट पे, बट डिपेंडेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे, ठीक है। सो इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनेबल, द बायोसिंथेसिस एंड देन कंटिन्यूस लाइट इज द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो मान लो एक प्लांट है ये, इस प्लांट को मैं लाइट में दे रहा हूँ, लाइट में, ठीक है, सनलाइट में।
तो सनलाइट और एटीपी एडीपीएच बन रहा है, तो साइमल्टेनियसली ग्लूकोज भी बनते रहेगा उस लाइट रिएक्शन की एनर्जी को यूज करके। अब इसको मैं डार्क में रख दिया तो लाइट नहीं है, तो क्या इमीडिएटली फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा? तो इमीडिएटली फोटोसिंथेसिस स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब लाइट था तो एटीपी एनएडीपीएच कांस्टेंटली बने जा रहा था। जब डार्क में रखा तो इमीडिएटली फोटोसिंथेसिस नहीं रुका। क्यों? जब तक लाइट था तब तक जितना एडिशनल एटीपी एनएडीपीएच यूज हुआ ना, उसको भी वो यूटिलाइज करके आपका ग्लूकोज बनाता रहेगा। एक बार लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कंप्लीटली खत्म, तभी जाके फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगा। लाइट से आप डार्क में प्लेस करोगे तो इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बचा रहता है, वही चीज बता रहा है। और फिर से लाइट डालोगे तो फोटोसिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ आपका लाइट रिएक्शन पे। सो नाउ डार्क रिएक्शन जो चलेगा उसमें बेस्ड ऑन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद CO2 को लेने के बाद पहला स्टेबल प्रोडक्ट अगर 3 कार्बन का बन रहा है तो उस साइकिल को हम कहेंगे C3 साइकिल। CO2 को लेने के बाद अगर पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का बन रहा है तो उसे हम कहेंगे C4 साइकिल। सो C3 साइकिल यूनिवर्सल साइकिल है, सब में ओकर का फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाने का यही रास्ता है। इसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 साइकिल में पहला प्रोडक्ट है CO2 को लेने के बाद 4 कार्बन का बनता है और उस स्टेबल प्रोडक्ट का नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, नाउ C3 साइकिल तो यूनिवर्सल साइकिल है ग्लूकोज बनाने के लिए, सारा फोटोसिंथेटिक प्लांट के लिए। C3 प्लांट का एग्जांपल है राइस, व्हीट, टोमेटो, बेल पेपर, इसे याद रख लीजिएगा। कहाँ में ओकर होगा? स्ट्रोमा में होगा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, मेल्विन केल्विन ने दिया था। किस पे काम किया था? ग्रीन एल्गी पे काम करके दिया था। और उन्होंने यूज किया था कार्बन 14 आइसोटोप, रेडियो लेवल आइसोटोप। ठीक है, रेडियो लेवल याद रख लेना है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन 14 यूज करके एल्गी पे उन्होंने क्लोरेला पे ये चीज को प्रूव किया था मेल्विन केल्विन ने। और C3 साइकिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का रिक्वायरमेंट है वही रूबिस्को। और रूबिस्को बायोमोलिक्यूल्स में जैसे आपने पढ़ा होगा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, ये एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन पूरी दुनिया का। रूबिस्को का नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। तो इसका एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। ठीक है, तो CO2 से भी बाइंड कर सकते हैं, ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकते हैं। अगर CO2 से बाइंड किया तो ये C3 साइकिल चलाएगा रूबिस्को। याद रखना अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो ये C2 साइकिल नहीं चलाएगा। अगर ऑक्सीजन से बाइंड किया तो ये C2 साइकिल रन करेगा। C2 साइकिल ध्यान रखना, नॉट C3, देखना इसको। और इसका एक्टिविटी समझाने के लिए कि कौन सा इसका एफिनिटी जो है रिलेटिव एफिनिटी पे काम करता है, कि मान लो 50 CO2 एंड 25 ऑक्सीजन है तो उस समय ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा। मान लो इक्वल अमाउंट में है तो भी इसका एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही ज्यादा है, तो भी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। मान लो 20 CO2 और 55 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इतना ज्यादा है, CO2 बहुत कम, उस समय ये ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाएगा। और जब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाएगा तो ये रन करेगा साइकिल, उसे हम कहते हैं C2 साइकिल। डोंट वरी, ये भी समझ में आएगा। तो अभी आपको बस इतना जानना है कि C3 साइकिल चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है रूबिस्को। एंड रूबिस्को का एफिनिटी है दोनों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी दिखाता है एंड ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी दिखाएगा। सो दिस इज आवर मेल्विन केल्विन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता कर रखा है, डोंट वरी, आप कॉपी से रिवाइज करिए, हो जाएगा। तो अभी हम C3 साइकिल चलते हैं। तो C3 साइकिल जो है वो 3 स्टेप में होता है। CRR याद रखिएगा, CRR, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, 3 स्टेप में होता है। ठीक है, नाम है C3, तो 3 स्टेप होता है। उसलिए C3 नाम नहीं है, C3 नाम है क्योंकि यहाँ 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ओके, तो कार्बोक्सिलेशन, तो पहला स्टेप क्या होता है, एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, उसका नाम है RUBP, राइबोलूस 1,5-बिसफॉस्फेट। कितना कार्बन? 5 कार्बन। तो PYQ में RUDP भी मिलेगा, डाइफॉस्फेट भी बोल के रखा हुआ है। तो कितना कार्बन है? 5 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें आ जाएगा CO2, तो कितना कार्बन बन गया? 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। तो ये CO2 को ले लेगा तो इसे कार्बोक्सिलेशन कहेंगे, तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना। बट ये काफी अनस्टेबल होता है, तो इमीडिएटली 3-3 कार्बन में टूट जाता है। तो 2 मोलिकुल 3 कार्बन में टूट जाता है, और वही 3 कार्बन का मोलिकुल है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो कितना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना? 2। तो पहला स्टेप है रूबिस्को, और यहाँ रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखा रहा है।
ReBP बाइंड विद CO2, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना, अनस्टेबल होता है तो इमीडिएटली 3 कार्बन में 2 मोलिक्यूल में टूट जाता है, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट स्टेप है इसका रिडक्शन। तो दो 3PJ को रिड्यूस करके वो ट्राइस फॉस्फेट बना देता है, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना देगा। सो दो एसिटाल्डिहाइड बनने के लिए 2 ATP एंड 2 NADPH यूज होगा। 2 ATP एंड 2 NADP 2 मोलिक्यूल का बनाने के लिए। सो 2 3 जा 6 कार्बन एंड यहां में भी देखो, सो ये 3 कार्बन का है तो कितना हुआ 6 कार्बन। इस साइकिल में 1 कार्बन फिक्स्ड हुआ, बट ग्लूकोज बनने के लिए कितना कार्बन चाहिए होगा? एक ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 कार्बन। और एक बार साइकिल चल रहा है तो एक ही CO2 आ रहा है, एक CO2 आ रहा है तो एक ही कार्बन फिक्स्ड हो रहा है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए होगा। तो देखो 2 3 जा 6 कार्बन, एक साइकिल में 1 कार्बन निकल गया, बचा कितना कार्बन? 5 कार्बन। तो ये 5 कार्बन वापस रीजनरेट हो जाता है ReBP में। इस स्टेप में भी एक ATP लगता है, इसलिए हम रीजनरेशन स्टेप कहते हैं। क्योंकि अगर ReBP रीजनरेट नहीं हुआ तो नेक्स्ट साइकिल नहीं चलते रहेगा, ठीक है। तो C3 साइकिल में सबसे पहले CO2 को लेने वाला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? ReBP है। CO2 को लिया, 3 कार्बन में तोड़ दिया, फिर वो रिड्यूस हो गया जिसमें 2 ATP 2 NADPH लगा, आपका ट्राइस फॉस्फेट बना, और एक साइकिल में 1 कार्बन फिक्स्ड हुआ, बट ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए। तो ये साइकिल 6 बार चलेगा। दूसरा साइकिल में और 1 कार्बन आ गया, तीसरा में और 1, चौथा साइकिल में और 1, पांचवा में और 1, छठा में और 1। तो 6 बार साइकिल 2 चलेगा तो एक ग्लूकोज बनेगा। ये प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, इसको उतना डिटेल पे नहीं जाते हैं, सिंपल से समझा कर रख दिया, ठीक है। रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस चलता है, वो बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक साइकिल का रिजल्ट है, एक साइकिल। तो एक साइकिल में कितना ATP लग रहा है? रिडक्शन में 2 लग रहा है, रीजनरेशन में 1 लग रहा है, 3 ATP। और कितना NADPH लग रहा है? रीजनरेशन रिडक्शन में 2 NADPH लग रहा है। तो ये एक साइकिल, बट एक साइकिल में कितना कार्बन फिक्स होता है? एक ही। एक ग्लूकोज के लिए कितना बार चलना पड़ेगा? 6 बार। तो इसको इंटू कर दोगे 6 तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना ATP और NADPH चेंज C3 साइकिल, ठीक है। कैलकुलेशन भी देकर रखा है। तो फॉर कैलकुलेशन 1 2 3 याद रखना ना कि एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 NADPH एंड 3 ATP चाहिए। कुछ यहाँ बोलना था, चाहता था मैं शायद। ओके, हाँ, मोस्ट क्रूशियल, अगर CO2 को लेगा ही नहीं तो प्रोसेस ही नहीं चलेगा, तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। तो इन 1 C3 साइकिल 1 कार्बन फिक्स्ड होगा, बट ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल के लिए इसको 6 बार चलना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन क्या होगा? 6 साइकिल में 6 CO2 आएगा तो ग्लूकोज बनेगा, 12 NADPH आता है तो 12 NADP प्लस बनेगा, 18 ATP आएगा क्योंकि एक साइकिल में 3 आता है तो 6 में 18 आएगा, तो 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। तो हमने NADPH रिक्वायर्ड फॉर 10 CO2 फिक्सेशन। एक के लिए अगर 3 ATP चाहिए तो 10 के लिए कितना चाहिए? 30 ATP। एक के लिए अगर 2 NADPH चाहिए तो 10 CO2 के लिए कितना चाहिए होगा? 20। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कितना ATP और NADPH चाहिए होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ 50 ग्लूकोज? एक ग्लूकोज के लिए कितना चाहिए होता है? 12। तो 12 इंटू 50 कर दो। एक ग्लूकोज के लिए कितना ATP चाहिए था? 18। तो 18 इंटू 50 ग्लूकोज पूछा तो कर दो। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ये कैलकुलेशन सब कुछ डन है। अब एक प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल, ठीक है। मान लीजिए अभी यहाँ में टेम्परेचर काफी हाई है, वाटर का स्ट्रेस चल रहा है। तो टेम्परेचर जब हाई है, वाटर का स्ट्रेस चल रहा है, तो प्लांट नहीं चाहता कि उसका जो वाटर है वेपर की फॉर्म में लॉस्ट हो, क्योंकि वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस्ट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। गार्ड सेल का रोल था, एनाटॉमी में हमने पढ़ा था। तो जब टेम्परेचर हाई है, वाटर का स्ट्रेस चल रहा है, तो उस समय क्या होगा? स्टोमाटा बंद हो जाएगा, और स्टोमाटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता था, CO2 अंदर आता था, ऑक्सीजन बाहर जाता था। तो जब टेम्परेचर हाई है तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा, तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगा प्लांट के पास, और वो जब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बना रहे वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो अल्टीमेटली CO2 का कंसंट्रेशन अंदर में कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, CO2 का कम है, तो आपको पता है रूबिस को जो है वो कार्बोक्सिलेस नहीं, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट करेगा। उस समय में प्लांट में एक वेस्टफुल प्रोसेस चलता है, उसे हम कहते हैं C2 साइकिल, ठीक है। तो वही है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो स्टोमाटा क्लोज होगा, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए CO2 अंदर नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन का बढ़ते रहेगा लाइट रिएक्शन में, तो उस समय रूबिस को दिखाएगा ऑक्सीजनेस एक्टिविटी।
और एक प्रोसेस जो चलेगा उसे हम कहते हैं फोटो C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। और इसमें 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है, सीपीएम याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है इस साइकिल में। तो इसको एकदम सिंपल से बता के रखा हूँ, डिटेल नहीं। तो इसमें क्या होता है, सीपीएम में क्या है, आरयूबीपी जो 5 कार्बन का है, CO2 आने से तो 2 मोलिकुलर फ्री पीजे टूटता है, बट ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आ जाता है, रूबिस को ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाएगा। तो यही 5 कार्बन को तोड़ देगा इनटू 3 कार्बन का 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 5 में से 3 गया तो बचा कितना, 2, तो वो 2 कार्बन का बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए हम इसे C2 साइकिल भी बोलते हैं। अब ये 3 ऑर्गेनेल से जाएगा, अलग अलग स्टेप करेगा, एटीपी भी यूटिलाइज होगा और वापस से 3 पीजे बनाएगा, और इसमें CO2 भी रिलीज होता है। तो इसलिए हम इसे वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। ये C3 प्लांट में एक वेस्टफुल प्रोसेस है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला बात तो यहाँ में CO2 लॉस्ट हो रहा है, और देखो मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अंदर ले रहा हूँ, CO2 बाहर रिलीज कर रहा हूँ, तो प्लांट पे भी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट हो रहा है टेम्परेचर जब हाई है। तो इसलिए हम इसे फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। फोटो मतलब जब लाइट हाई है टेम्परेचर, तब ये रेस्पिरेशन कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। ओसा कंपेयर करके इसे फोटो रेस्पिरेशन भी कह दिया गया है C2 साइकिल को। C2 साइकिल क्यों? क्योंकि 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना हुआ है। अब और एटीपी भी यूज होता है और ग्लूकोज भी नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम इसे वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है C3 प्लांट में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी नहीं बनता और एटीपी भी यूज हो रहा है और CO2 भी रिलीज हो रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से C3 प्लांट का प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाता है, क्योंकि वेस्टफुल प्रोसेस में चलते रहता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर C2 साइकिल। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे C4 साइकिल। ठीक है, तो C3 साइकिल आपका दुनिया का हर प्लांट में चलेगा। C3 प्लांट एंड हर प्लांट यूनिवर्सल पाथवे है, 3 स्टेप होता है CRR। अब C4 साइकिल को मैथ्स एंड स्लेक पाथवे भी कहते हैं। ठीक है ना, ये होकर रहता है C4 प्लांट में। उसका एग्जांपल याद रखिएगा, मेज, शुगर केन, सोरगम। और ये सब प्लांट ऑलरेडी एडेप्टेड है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए, ऑलरेडी दे आर एडेप्टेड, दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, और इनमें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता, क्योंकि इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई रहता है इस प्लांट में। कैसे, तो देखेंगे थोड़ी देर में। इसलिए इनमें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता, तो प्रोडक्टिविटी भी C3 प्लांट्स का ज्यादा होता है। सो ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखाता है क्योंकि इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है जो अपने सेल्स के अंदर में स्टोर करते हैं। तो इसलिए कैसा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, इन बिटवीन द सेल नहीं, सेल के अंदर, तो इंट्रा सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, इसलिए इनका प्रोडक्टिविटी और यील्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू C3 प्लांट, देखेंगे हम। और C4 प्लांट में एक खास प्रकार का अरेंजमेंट दिखाई देता है, ये वास्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के बाहर में बंडल सीट सेल सराउंड करके रखता है सेवरल लेयर्स का, और उसके बाहर में है मेसोफिल सेल। तो ये जो है बंडल सीट सेल को वास्कुलर बंडल से सराउंड करके रखा है, इसे हम कहते हैं क्रांच एनाटॉमी। क्रांच का मतलब होता है रीथ, मतलब कवर कर देना। तो बंडल सीट सेल को कवर करके रखा है, वास्कुलर बंडल को कवर करके रखा है बंडल सीट सेल, और उसके बाहर में है मेसोफिल। तो इनमें एक खास प्रकार का अरेंजमेंट दिखाई देता है, क्या है वो, बंडल सीट सेल कवर कर रहा है वास्कुलर बंडल को लीफ में, इसी को हम कहते हैं क्रांच एनाटॉमी। ठीक है, देखेंगे भी। और भी कुछ डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा C4 प्लांट पे, कि इनमें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी हमने देखा कि ये वास्कुलर बंडल, बंडल सीट सेल, सेवरल लेयर का, उसके बाद मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल एंड बंडल सीट सेल का कहानी पड़ता है। तो मेसोफिल सेल थिन होता है, परमेबल टू गैसेस होता है। बंडल सीट सेल थिक होता है, इम्परमेबल टू गैसेस होता है। ठीक है, एंड काफी लेयर्ड भी होता है। इनमें ग्रेना, जो थाइलाकोइड ग्रेना बना के रहेगा, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट रहेगा। इनमें एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक है, और सबसे खास बात, नॉर्मली प्लांट में C3 प्लांट में रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल में, बट C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में रूबिस्को एब्सेंट रहता है। रूबिस्को एब्सेंट रहता है, वहां में एक दूसरा एंजाइम पेप्केस एंजाइम प्रेजेंट रहता है मेसोफिल सेल में। ठीक है, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, तो C4 प्लांट में रूबिस्को प्रेजेंट है बंडल सीट सेल में, यहाँ पेप्केस एब्सेंट होता है। इसका मतलब C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, मेसोफिल सेल में, क्योंकि रूबिस्को है, बट यहाँ रूबिस्को एब्सेंट है। तो इनके सब C4 प्लांट रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, बंडल सीट सेल। तो C3 साइकिल कहाँ चलेगा, बंडल सीट सेल में चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ देखते हैं। तो ये रहा आपका, बाहर में था मेसोफिल सेल, फिर ये बंडल सीट सेल, उसी को दिखा के रखा हुआ है। तो मेसोफिल सेल में कौन है, पेप्केस एंजाइम है। तो एटमॉस्फेयर से CO2 जो है
एटमॉस्फेयर जो CO2 है वो वाटर के साथ कंबाइन करके बाइकार्बोनेट बनाया, और ये बाइकार्बोनेट अब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, 3 कार्बन है, रिएक्ट करेगा। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और ये CO2 आ गया, 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टेस। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाना है। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मालिक एस्पार्टिक एसिड, और ये मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीट सेल है, तो दो सेल का बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तेरा प्लाज्मोडेस्माटा, इस प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से ये आ जाएगा आपका बंडल शीट सेल में, ये C4 एसिड, 4 कार्बन का एसिड। अब इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, 4 कार्बन था, 1 कार्बन निकल गया, तो बचा कितना, 3 कार्बन, तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा और CO2 एक निकल जाएगा, तो 4 कार्बन का एसिड से 3 कार्बन का एसिड पायरुविक एसिड बन जाएगा। ये पायरुविक एसिड वापस प्लाज्मोडेस्माटा से रिट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपका मेसोफिल सेल में, और वहां से ये वापस रिजनरेट करके फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा, और यहाँ ATP यूज होता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो डिकार्बोक्सिलेशन का CO2 लॉस्ट हुआ, अब यहाँ रूबिस्को प्रेजेंट है, तो ये चला जाएगा C3 साइकिल बनाने के लिए, तो एक साइकिल में एक कार्बन फिक्स होगा, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ ये 6 बार चलेगा, सेम कहानी, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी। और आपको पता है एक C3 साइकिल स्टेप होता है CRR, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, और एक साइकिल में 3 ATP 2 NADPH लगता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे, तो यहां से यहां तक हो गया ये C4 साइकिल, ये रहा C3 साइकिल, तो ग्लूकोज बनाने के लिए यूनिवर्सल साइकिल है, और ये है C4 साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहां देखें तो और क्या क्या क्वेश्चन ये पूछेगा, डिकार्बोक्सिलेशन कहां है, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कहां हो रहा है, मेसोफिल सेल में हो रहा है, पेप CO2 के साथ बाइंड कर रहा है। सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन कहां हो रहा है, तो सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन आपका हो रहा है बंडल शीट सेल में। C3 एसिड कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो बंडल शीट से मेसोफिल में। C4 एसिड कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मेसोफिल से बंडल शीट सेल। इसी प्रकार का यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और कैलकुलेशन तो मैं अभी आपको दिखा ही दूंगा। तो C4 प्लांट का कैलकुलेशन क्या था, C4 प्लांट में C4 साइकिल भी चलेगा, C3 साइकिल भी चलेगा। जो ये C4 साइकिल है, यहाँ में बस क्या यूज हो रहा है, 2 ATP, NADPH यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ में क्या यूज हो रहा है, 2 ATP, नो NADPH। और C3 साइकिल में तो एक साइकिल का पता है 3 ATP और 2 NADPH यूज होने वाला है। तो टोटल C4 प्लांट में एक CO2 को फिक्स करने के लिए मेसोफिल एंड बंडल शीट, C4 एंड C3 दोनों मिला के कितना चाहिए होगा, 5 ATP एंड 2 NADPH एंड 2 NADPH। तो क्या एक साइकिल में ग्लूकोज बनेगा, नहीं, कितना बार चलना पड़ेगा, 6 बार चलना पड़ेगा, तो 5 6 जा कितना, 30 ATP एंड 12 NADPH। Therefore, for formation of one glucose in C4 plant, जिसमें C3 C4 दोनों 6 बार चलेगा, कितना ATP चाहिए होगा, 30 ATP, कितना NADPH चाहिए होगा, 12 NADPH, ठीक है। तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया, यही सब वो बातें लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है इसमें, जो चीज समझाया हुआ है, नथिंग। ये आप लेवलिंग बस देख लीजिएगा, ये पूछता है फिक्सेशन हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, वापस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रीजनरेशन कर रहा है, ये सब ABCD करके पूछता है, तो एनसीईआरटी का लेवलिंग एग्जैक्टली देख लीजिएगा, ठीक है। एजेंट्स लाइक पाथवे का ये फोटो रेस्पिरेशन है डिटेल में, हाउ इट्स हैपन, उतना हमको जाना नहीं है। CPM आप याद रखिए, वेस्टफुल प्रोसेस है वो बता दिया, वो याद रखिए। ये कुछ C3 एंड C4 का डिफरेंसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर देखना है इसमें आपको। मेसोफिल सेल में होगा, यहाँ में मेसोफिल बंडल शीट दोनों होगा, ये डिफरेंसेस सब कुछ बता कर रख दिया है, तो इसको आपको देख लेना है बस, डिफरेंसेस एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल के साथ। यहाँ का एग्जाम्पल जितना भी है याद रखिएगा, एनसीईआरटी प्लस PYQ एग्जाम्पल है, आप कॉपी से मैच कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट एक केम पाथवे है, PYQ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कार्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहता है, ये सब होगा आपका कार्सुलेसी फैमिली में, दैट इज कैक्टस, पाइनएप्पल, एलोए सब में होता है। ये लोग ज्यादातर जेरोफाइटिक प्लांट एंड ड्राई रीजन्स में मिलता है, ठीक है। तो जो ड्राई रीजन में रहते हैं, जैसे मान लो राजस्थान सपोज, तो वहाँ दिन में टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है, तो स्टोमेटा दिन में बंद रहता है ताकि वाटर लॉस प्रिवेंट हो। तो दिन में स्टोमेटा बंद तो CO2 भी नहीं आएगा, तो उनका केस में क्या होता है, स्टोमेटा खुलता है रात को, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रात को होता है, और वो CO2 जो फिक्स्ड होके है, दिन में लाइट एनर्जी जब आएगा ATP NADPH, तो इस फिक्स CO2 को यूज करके लोग ग्लूकोज बनाते हैं। तो इनके केस में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज रहता है ड्यूरिंग डे टाइम में, ताकि वाटर लॉस प्रिवेंट ना करे, एंड ओपन होता है ड्यूरिंग नाइट, ताकि रात को CO2 फिक्सेशन करेंगे। तो इनमें क्या होता है, नाइट में जब स्टोमेटा खुला तो CO2 आया, पेप के साथ OA में बाइंड हो गया, मैलिक एंड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये वैक्यूल में जाके स्टोर्ड हो जाता है मेसोफिल सेल का ही। ये रात का कहानी है। दिन में क्या होगा, यही वैक्यूल से एस्पार्टिक मैलिक एसिड निकल जाएगा,
डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 C3 साइकिल रन करने चला जाएगा और ये वापस से रिजनरेट होकर बन जाएगा। तो इनमें थोड़ा सा कहानी अलग है कि रात को CO2 फिक्स होता है, ग्लूकोज दिन में बनता है लाइट एनर्जी को यूज करके। सॉरी, ओके, तो ये भी देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, वेरी सिंपल, कुछ डाटा पॉइंट्स भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो क्या क्या फैक्टर्स है? तो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहेगा। इंटरनल फैक्टर में रहेगा नंबर ऑफ लीफ, जितना ज्यादा नंबर लीफ उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, लीफ का साइज जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, एज यंग लीफ में ज्यादा होगा, ओल्ड में कम होगा, ओरिएंटेशन ऑफ लाइट की तरफ जितना ज्यादा ओरिएंट होगा उतना ही बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा मेसोफिल एंड क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा। एक्सटर्नल फैक्टर में हम देखेंगे सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर कंसंट्रेशन, डोंट वरी। अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल, प्लांट फैक्टर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे भी डिपेंड करेगा कि प्लांट का जेनेटिक्स कितना है। अब एक मान लो ग्रास में जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बनियन ट्री में जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या मैंगो ट्री में सेम है क्या? नहीं, मैंगो ट्री में नेचुरली ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसका जेनेटिक्स ही डिटरमाइंड है, ग्रास में कम हो रहा है तो उसका जेनेटिक्स ही डिटरमाइंड, उसका जीन ही वैसा है। तो अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल, इंटरनल जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करेगा एंड प्लांट का कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, ग्रोथ ऑफ द प्लांट का कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, ग्रोथ का स्टेटस क्या है। मान लो कि ए प्लांट है एकदम बढ़िया सा है और ये बी प्लांट है एकदम सूखने वाला है, बताओ फोटोसिंथेसिस कहाँ ज्यादा होगा, ए ना बी में? जो ए का ग्रोथ बढ़िया हो रहा है वहां फोटोसिंथेसिस बढ़िया हो रहा है, बी में एकदम ड्राई होने वाला, सूखने वाला है तो उसमें फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो इसलिए ग्रोथ स्टेटस पे भी डिपेंड करेगा अपार्ट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये सब जो कहानी यहाँ में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया वही सब देख रखा है, किसमें क्या होगा क्या नहीं, ये सब ऑलरेडी देख रखा है। नेक्स्ट, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमें क्या कहता है कि पकड़ लो ए से बी बनना है, ठीक है, तो इसमें CDE 3 चीज चाहिए, ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम और ये भी 10 ग्राम चाहिए, तो ए से बी बढ़िया से बनेगा। बट मान लो ए से बी बनने के लिए CDE चाहिए 10-10 ग्राम, अब ये 10 ग्राम ये 2 ग्राम है, तो बताओ क्या ए से बी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ई जो है वो 10 ग्राम होना चाहिए, वो 2 ग्राम है, मिनिमम वैल्यू में है। तो हम ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, एक केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होता है, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है उस फैक्टर में जो मिनिमम वैल्यू में है, जो किस वैल्यू में, मिनिमम वैल्यू में। मान लो एक प्लांट है, ये सनलाइट मस्त है, CO2 मस्त है, लीफ का ओरिएंटेशन, क्लोरोफिल, पिगमेंट सब मस्त है, बट वाटर का एकदम स्ट्रेस हो रहा है, कमी हो रहा है एकदम, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं, क्योंकि वाटर लिमिटिंग हो चुका है, हमें मिनिमम वैल्यू में है। वाटर भी मस्त है बट CO2 एकदम मिनिमम हो चुका है, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं, इस समय केमिकल रिएक्शन इफेक्ट होगा CO2 से, तो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा CO2। यही है आपका ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि जब एक केमिकल रिएक्शन अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइन द फैक्टर जो मिनिमम वैल्यू में रहेगा। मान लो सब कुछ मस्त है, वाटर कम है, तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, ठीक। और ये दिया गया था आपका 1905 में, ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने, याद रखना। ये चीज हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लाइट का। लाइट का इम्पैक्ट फोटोसिंथेसिस पे कहता था, तो लाइट का पहले तो 3 चीज है, एक तो एक क्वालिटी, हर क्वालिटी में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लाइट फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसका होना पड़ेगा पार रीजन में, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन रीजन, जो 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में आता है। फिर ड्यूरेशन, देखो ड्यूरेशन का रेट पे कोई ज्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता ड्यूरेशन का, ठीक है। हाँ, ड्यूरेशन बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे कि मान लो 1 घंटा में आपका 100 ग्लूकोज बन रहा है, तो लाइट मैंने 3 घंटा दे दिया, तो 3 घंटा में कितना बना? 300 ग्लूकोज बना। 1 घंटा में 100 बना, तो 3 घंटा में कितना बना? 300 ग्लूकोज बना। तो रेट कितना है? 1 घंटा का 100, तो 3 घंटा में 300 बन रहा है। तो क्या ड्यूरेशन रेट को बढ़ा रहा है क्या? मान लो 1 घंटा में 100 बनता, 3 घंटा में 600 बन जाता, तो हम रेट बोलते कि पर घंटे का रेट 200 हो रहा है, तो ही तो 200, 400, 600 हो रहा है। बट मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा में 100 बन रहा है, 3 घंटा में 300 ग्लूकोज बनेगा, तो ड्यूरेशन बढ़ा रहे हो तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, रेट तो नहीं बदल रहा ना।
तो इसलिए इसका कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट रेट में नहीं है। फिर लाइट का इंटेंसिटी का बात करें तो लो लाइट इंटेंसिटी रहेगा, तो लो लाइट से जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ते जाएगा। जब हाई लाइट इंटेंसिटी में पहुंच जाएगा तो कांस्टेंट रहेगा और नहीं बढ़ेगा। और ज्यादा अगर लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो क्लोरोफिल पिगमेंट डैमेज होकर उल्टा फोटोसिंथेसिस कम ही होने लगेगा। तो लो लाइट इंटेंसिटी से बढ़ाओगे तो लीनियर रिलेशनशिप रहेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी में ले जाओगे तो कोई फर्दर इंक्रीज नहीं होगा फोटोसिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी पहुंचने के बाद हो सकता है बाकी फैक्टर लिमिटिंग बन जाए, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस समय बाकी फैक्टर लिमिटिंग बन सकता है। और लाइट तो एक लिमिटिंग फैक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि जितना भी अवेलेबल सनलाइट है उसका 10% ही अवेलेबल सनलाइट एनफ है, जितना भी सनलाइट आ रहा है। तो इसलिए लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर, 10% इज एनफ, वो जैसे भी मिल जाएगा। तो क्या लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है जब 10% ही चाहिए? तो हाँ, बन सकता है। मान लो एकदम डीप ओशन में जहाँ लाइट पेनिट्रेट करना भी मुश्किल है, तो वैसा ऑर्गेनिज्म के लिए, वैसा प्लांट के लिए तो लाइट लिमिटिंग बन जाएगा, पहुंच ही नहीं रहा है। या फिर मान लो बड़े बड़े एकदम फॉरेस्ट है, यहाँ में एकदम बड़ा बड़ा पेड़ सब एकदम बहुत पत्ते वाला, और यहाँ में जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनको लाइट नहीं मिल पा रहा है, तो इनके लिए लिमिटिंग हो सकता है। तो लाइट रेयरली ही लिमिटिंग है, बट कब लिमिटिंग हो सकता है? वो लिमिटिंग हो सकता है डेंस फॉरेस्ट प्लांट के लिए, डीप ओशन प्लांट के लिए, उस केस में वो लिमिटिंग बन सकता है। तो ये रहा एनसीईआरटी का फिगर कि जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो लीनियर होता जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद और इंटेंसिटी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो जाएगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। यहाँ में दूसरा फैक्टर लिमिटिंग बन जाएगा, मान लो CO2, वाटर, टेम्परेचर। और बढ़ाओगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट और ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो हो सकता है पिगमेंट डैमेज हो जाए, उल्टा फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो लाइट किसके लिए लिमिटिंग हो सकता है? उस प्लांट के लिए जो शेड में है या फिर डेंस फॉरेस्ट में है, उनके लिए लिमिटिंग हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो है 0.3 से 0.04% आउट ऑफ टोटल। तो इसी परसेंटेज वाइज हम ये लिखते हैं, इसी को पार्ट्स पर मिलियन में लिखेंगे। मिलियन मतलब समझ रहे हो, 1 मिलियन 10 लाख में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम ऐसा कंपेयर करें तो 300 है बस। तो इसी परसेंटेज को अगर पार्ट्स पर मिलियन में लिखते तो हम 300 to 400 पार्ट्स पर मिलियन कहता है। या फिर लीटर के एस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम बोलेंगे 300 माइक्रोलीटर पर लीटर टू 400 माइक्रोलीटर पर लीटर, ये नेचुरली अवेलेबल है। अब C4 प्लांट को सेचुरेट होने के लिए, सेचुरेट मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितना चाहिए? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 0.036 चाहिए होगा परसेंटेज, ठीक है, या फिर 360 ppm मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एंड C3 को चाहिए होगा 450। अवेलेबल मैक्सिमम कितना है? 400। तो अवेलेबल CO2 का हिसाब से किसके लिए कमी हो रहा है? C4 के लिए जो 360 में इसी रेंज में आ जा रहा है, ना C3 के लिए जिसको ज्यादा चाहिए। तो अवेलेबल CO2 को देखते हुए हम बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग है आपका C3 प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितना चाहिए? 450 है, कितना? 400। तो बेस्ड ऑन करंट एबिलिटी हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट। C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग नहीं है, क्योंकि ये 300 से 400 है, इसको 360 ही चाहिए, तो इसी रेंज में आकर ये मस्त फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा दो 0.05% तक, तो आपका ऑब्वियसली नो डाउट फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, जो कि बेनिफिशियल होगा C3 के लिए। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए था 450, नेचुरली अवेलेबल है 400, तो अगर 500 तक कर दो तो इसके लिए बेनिफिशियल है। बट अगर आप उससे भी बियॉन्ड इंक्रीज करोगे तो कोई भी चीज ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है तो बढ़िया होगा नहीं, तो उल्टा फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। 0.5 तक बढ़ाओ तो ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ाओ तो फोटोसिंथेसिस उल्टा डिक्रीज होगा। तो ये अगर बढ़ाते हो तो ये बेनिफिशियल C3 के लिए होगा, C4 के लिए नहीं, क्योंकि तो वो ऑलरेडी सेचुरेट है। तो C3 और C4 प्लांट अलग अलग डिफरेंटली रेस्पॉन्ड करे CO2 कंसंट्रेशन के लिए। हाउएवर अगर लो लाइट इंटेंसिटी हो, लाइट का इंटेंसिटी कम हो, तो बताओ C3 प्लांट क्या बढ़िया बनाएगा फोटोसिंथेसिस या C4 प्लांट बढ़िया बनाएगा? तो अगर लाइट का इंटेंसिटी लो है तो दोनों ही प्लांट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा CO2 को। क्यों? क्योंकि उस समय लाइट बन जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। सो नाइदर C3 नॉर C2 विल रेस्पॉन्ड टू CO2 कंसंट्रेशन, क्योंकि लाइट लिमिटिंग बन गया। और यही कारण है कि C3 प्लांट को ग्रीन प्लांट है ना आपका, CO2 एनरिच कंडीशन में अगर आप ग्रो करोगे, चाहिए 450 है 400, तो अगर ऐसा कंडीशन में ग्रो कर रहे हो ग्रीन हाउसेस में जहाँ CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो C3 प्लांट का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो C3 प्लांट लाइक टोमेटो, बेल पेपर,
व्हेन ग्रोन इन CO2 एनरिच कंडीशन तो प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड बढ़ता है। इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजिंग इफेक्ट भी कह देते हैं। ओके, तो ये कहानी था इसका, ये सब चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। CO2 टेम्परेचर, टेम्परेचर का देखें तो डायरेक्टली टेम्परेचर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एंजाइम का इफेक्ट करता है। एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन। हाई टेम्परेचर दोगे तो टूटेगा, लो दोगे तो इनएक्टिव होगा। दैट इज डार्क रिएक्शन को इम्पैक्ट करता है। रूबिस्को सब डार्क रिएक्शन इम्पैक्ट कैसे एंजाइम, तो एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। एंजाइम को आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो डिनेचर देगा, लो देगा तो इनएक्टिव होगा। सो बोथ डार्क एंड लाइट रिएक्शन आर टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि एंजाइम्स चाहिए होता है, ठीक है, दोनों में, तो टेम्परेचर कंट्रोल है। हाउएवर द डार्क रिएक्शन आर अफेक्टेड मोर एक्सटेंट, डार्क रिएक्शन को ज्यादा ही सेंसिटिव है उसका एंजाइम। लाइट रिएक्शन भी होगा टेम्परेचर इफेक्ट, बट लेस एक्सटेंट में, डार्क रिएक्शन ज्यादा इंपैक्ट होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर कोई भी एक प्लांट का हैबिटेट पे डिपेंड करता है, उसका हैबिटेट क्या है। मान लो टेम्परेट रीजन है तो 10 से 25 डिग्री उसका ऑप्टिमम है, जो C3 प्लांट हो गया है। ट्रॉपिकल रीजन में तो ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है, तो 30 से 40 डिग्री में होगा C4 प्लांट के लिए। ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया। नेक्स्ट वाटर, तो वाटर जो है ना, मान लो ये नेचुरली पढ़ो, यहाँ छोड़ो, ये बताओ मुझे, ये एक प्लांट है, यहाँ वाटर का कमी हो रहा है, मान लो वाटर का कमी हो रहा है, तो वाटर का कमी होने से क्या होगा, ये प्लांट सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, सर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाए, पत्ते सब सूखना स्टार्ट कर देंगे। तो वाटर का फोटोसिंथेसिस में इम्पैक्ट इनडायरेक्टली पड़ता है, डायरेक्टली भी, ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका प्लांट पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब पानी कम हो गया तो ये प्लांट पानी बचाने के लिए स्टोमाटा कम कर देगा, बंद कर देगा। स्टोमाटा बंद कर दिया तो CO2 नहीं आएगा, CO2 अंदर नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली कम हो गया। सो पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं किया, इनडायरेक्टली रिड्यूस किया। फिर पानी का कमी होते थे, पत्ता सिकुड़ गया, सरफेस एरिया कम हो गया, तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो गया। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्लांट पे होता है रेदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए लेस देन 1% ऑफ वाटर ही चाहिए होता है। 99% ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस्ट ही हो जाता है। तो जब प्लांट में वाटर का स्ट्रेस होगा तो स्टोमाटा बंद होगा, तो CO2 नहीं आएगा, तो फोटोसिंथेसिस कम, तो इनडायरेक्टली कर रहा है। वाटर स्ट्रेस होगा तो लीफ सिकुड़ जाएगा, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगा वाटर का कम होने की वजह से, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका प्लांट पे है, ठीक है। ये PYQ है, इमर्शन रेड ड्रॉप एंड एनहेंसमेंट इफेक्ट। इसमें क्या है कि ये मान लो एक्वाटिक प्लांट है, इसको इनिशियल में लाइट दिया गया था 680 नैनोमीटर से ज्यादा का, फर रेड रीजन का लाइट दिया गया 680 नैनोमीटर से ज्यादा का लाइट। तो 680 नैनोमीटर ज्यादा मतलब 700 एंड ऑल दिस, तो PS1 कितना में एक्टिवेट होता है, 700 में। तो इसमें सिर्फ PS1 ही एक्टिवेट था, तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप मतलब फर रेड रीजन का जब लाइट दिया तो फोटोसिंथेसिस कम हो गया। नेक्स्ट 680 नैनोमीटर से ज्यादा का भी लाइट दिया, 680 से कम का भी लाइट दिया, तो 680 तक भी पहुंच रहा है, तो यहाँ PS2 भी एक्टिवेट होगा। 680 से ज्यादा दिया जा रहा है तो PS1 भी एक्टिवेट होगा। यहाँ PS1 था तो सिर्फ साइक्लिक चला, तो फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। यहाँ में साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों चला, तो ATP और ADP दोनों बढ़ रहा है एंड फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं एनहेंसमेंट इफेक्ट। एनहेंसमेंट मतलब फोटोसिंथेसिस बढ़ गया जब लाइट का कंडीशन फार रेड एंड दोनों दे दिया गया, तो ठीक है। तो PYQ टॉपिक एक बार समझ लेने से हो गया। एक डायग्राम दिखाना था, अगर है तो दिखाता हूँ मैं। ओके चलो कोई नहीं, इसी के साथ चैप्टर डन है। नेक्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।